हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को अभी से आज से लग जाइए, जिससे आपका एग्जाम आएगा तब तक आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो बस अपनी तैयारी को करते रहिए और अपने हाथों से नोट्स बनाइए, बाकी उसे रिवीजन कीजिए जो पढ़ा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ, वाक्य रचना। ठीक, अब बात करते हैं अक्षर की कि अक्षर क्या होते हैं। वह ध्वनि समूह वह ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में या एक प्रयत्न में होता है। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक सांस में या एक ही प्रयत्न में होता है, वह क्या कहलाता है? वह अक्षर कहलाता है। जैसे बात करते हैं हम अ। ठीक, अ हमारा क्या हो गया? अ, यानी एक सांस में हम बोल रहे हैं अ, तो हमारा हो गया अक्षर। अ ब, ठीक, क्या है? हो गया हमारा अक्षर। ठीक, अ ब श द। ठीक, अ ब श द, यानी कि वह ध्वनि समूह वह ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में होता है, क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शब्द की। ठीक, शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। बात क्लियर? अब बात करते हैं हम रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अपने मूल रूप में व्यवहार में लाई जाएं, जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे कुर्सी, फूल, फल, आजकल। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझाती हूँ। जो शब्द अपने मूल रूप में व्यवहार में लाई जाएं, है ना, जिसका कोई खंड नहीं हो सकता। अगर हम उनका खंड कर देंगे या उन्हें अलग अलग कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आई बात? उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो वह क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं कुर्सी की, तो कुर्सी हमारी यह हो गई कुर्सी। अगर हम कुर्सी को अलग कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। को का कोई मतलब नहीं निकल रहा और सी का कोई मतलब नहीं निकल रहा। बात क्लियर? फूल की बात करते हैं तो हमारा फू यहाँ पर आ गया, ल यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों को अलग अलग करने पर कोई मतलब नहीं निकलता है, इनका खंड नहीं हो सकता है। वही क्या कहलाते हैं? वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम आ को अलग कर दें, ज को अलग कर दें, तो क्या इनका कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। तो इसी तरीके से हमारा यह जो मूल रूप से व्यवहार में लाई जाती हैं, ठीक, जो व्यवहार में हम लेके आते हैं वह शब्द होते हैं, और इन्हें अलग करने पर इनका कोई मतलब नहीं निकलता है, वह हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्द वह होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, जो ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं।
बात क्लियर। जैसे हिम धन आलय, ठीक, इसका मतलब हो गया हिमालय। ठीक, हिम धन आलय हिमालय, प्रधान धन मंत्री बराबर प्रधानमंत्री, यानी कि शब्द वह शब्द जो वह शब्द जो संधि के रूप में प्रयोग होते हैं। बात क्लियर। जो संधि के रूप में प्रयोग होते हैं वह हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बने होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय, ठीक, विद्याधन आलय विद्यालय, तो क्या हो गया हमारा हो गया यौगिक शब्द। विद्याधन आलय में संधि की बात करते हैं तो कौन सी संधि होगी, वहां पर होगी हमारी दीर्घ संधि। बात क्लियर। कहा क्या होगी, दीर्घ संधि। ठीक, तो इस तरीके से हमारे जो पूछे जाएं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं तो आपको बताने हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बने होते हैं वह हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम योग रूढ़ की। योग रूढ़ क्या होते हैं। योग रूढ़ वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है, जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो संपूर्ण अर्थ किसी अन्य का अर्थ प्रकट करे तो क्या कहलाता है, हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी कि कोई शब्द दे रखा है, उससे वह किसी तीसरे का अर्थ प्रकट कर रहा है। बात क्लियर। जो तीसरे का अर्थ प्रकट कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात तीसरे का अर्थ प्रयोग हो रहा है, अर्थात गजानन। ठीक, दशानन, दस है सिर जिसके, ठीक, क्या हो गया, रावण। ठीक, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं वह किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं, है ना, वह किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं, वह हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और सभी योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक, जो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं क्या होते हैं, वह बहुब्रीहि समास होते हैं। बात क्लियर। किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं तो योग रूढ़ कहलाते हैं, किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, संधि में बहुब्रीहि समास, समास में बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। बात क्लियर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तत्सम की। तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि यह हमारे संस्कृत के शब्द हैं। जैसे ही हमने ले लिए हैं तो क्या कहलाते हैं, हमारे यह तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत से बने शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। बात क्लियर। संस्कृत से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव क्या होते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द, है ना, संस्कृत से आए शब्दों से जो उत्पन्न हुए हैं शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव। यानी कि संस्कृत से बने शब्दों का हिंदी में रूपांतरण हो गया है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम तद्भव कहेंगे। ठीक, संस्कृत से आए शब्दों का हिंदी में रूपांतरण होने के बाद हम उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे तद्भव। ठीक, और संस्कृत के जैसे ही रहेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम, तत्सम। ठीक, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकलते हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बने, यानी शब्दों का स्वरूप बदल गया। शब्दों का क्या बदल गया, स्वरूप बदल गया। ठीक, संस्कृत में कुछ और थे, उन्हीं का हिंदी में रूपांतरण होने के बाद उनका स्वरूप बदल गया।
ठीक, जैसे आग हमारा तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। आग हमारा तद्भव शब्द हो गया। इसका जो शुद्ध शब्द था, जो संस्कृत का शब्द था, जो तत्सम शब्द था, वह क्या था? वह था अग्नि। ठीक, क्या था वह? अग्नि। अग्नि का तद्भव बन गया हमारा, हिंदी में रूपांतरण हो गया, स्वरूप बदल गया उसका, तो क्या हो गया? आग। ठीक, बात क्लियर? कपूर। कपूर हमारा क्या हो गया? हमारा एक अशुद्ध शब्द है जो हिंदी में रूपांतरण हो गया, तद्भव शब्द कहलाया। तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है क्या होता है संस्कृत का? ठीक, वह होता है कर्पूर। ठीक, क्या होता है? कर्पूर। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको तद्भव में? कपूर। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगत या विदेशी शब्द की। आगत शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द क्या होते हैं? ठीक, आगत या विदेशी की बात एक ही है। ठीक, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, कागज। ठीक, कैंची, बटन, कागज, तोप। ठीक, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाए? यानी कि कुछ तो ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। यह हमारे कैसे शब्द हैं? कागज और ऑफिस हमारे विदेशी शब्द हैं। ठीक, विदेशी शब्द हैं। कैंची, बटन, कागज, यह हमारे कैसे हैं? यह दूसरी भाषा से हमने स्वीकार किए। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देसी शब्द की। देसी शब्द क्या होते हैं? कि वह स्थानीय बोलियां जो उपभाषाओं से आए क्षेत्र शब्द, जैसे वह क्या कहलाते हैं? देसी शब्द कहलाते हैं। स्थानीय बोलियां या क्षेत्रीय शब्द। ठीक, जहाँ पर जैसी बोली बोली जाती है, यानी कि जिस स्थान की जो बोली होती है उस स्थान से आए शब्द, और हमारे क्षेत्र से, क्षेत्र में जो बोली जाती है, स्थान या क्षेत्र बात एक ही है। ठीक, जो वहाँ शब्द बोले जाते हैं, जिस तरीके से बोले जाते हैं नॉर्मल भाषा में, तो क्या कहलाते हैं? वह हमारे कहलाते हैं देसी शब्द। जैसे ढूंढना। ठीक, ढूंढना क्या है? हमारा एक देसी शब्द है। ठीक, देसी बोलते हैं ना, देसी शब्द। और खाट क्या है? हमारा खाट भी हमारा देसी शब्द है। ठीक, बात क्लियर? यानी कि जहाँ पर जो जैसी बोली बोली जाती हैं, वहाँ पर उसी क्षेत्र के जो शब्द बोले जाते हैं, तो वह हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? देसी शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं संकर शब्द की। संकर शब्द क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो गया कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक, दो भाषाओं से बने शब्द, दो भाषाओं से, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर? जैसे रेलगाड़ी। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल हमारा हो गया अंग्रेजी का और गाड़ी हो गई हमारी हिंदी। ठीक, रेल हो गई हमारी अंग्रेजी और गाड़ी हो गई हिंदी। इसका मतलब क्या था? कि दो शब्द, सॉरी दो भाषाओं के मिश्रण से जो बने होते हैं वह क्या कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं। ठीक, जैसे जांचकर्ता। जांच हो गई हमारी हिंदी में, कर्ता हो गया संस्कृत का। जांच हो गई हिंदी, संस्कृत हो गया हमारा कर्ता। बात क्लियर? दो भाषाओं से के मिलने से जो बनते हैं वह क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्याकरण के आधार पर शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, व्याकरण के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक, किसके आधार पर? व्याकरण के आधार पर। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा विकारी, दूसरा होता है हमारा अविकारी। इनको 8 भागों में बांटा गया है। पहला होता है विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। ठीक, विकारी में क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी में क्या होते हैं? कि समुच्चय, बोधक और क्रिया विशेषण
संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, यह आते हैं। दोबारा समझा देती हूँ। बेकारी में क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, अविकारी में क्या आते हैं? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम उपसर्ग की। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, यानी उपसर्ग का हम परिचय जानते हैं। उपसर्ग क्या होता है? ठीक, उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। उप का मतलब क्या होता है? समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। यानी कि इनका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। इसका अर्थ क्या हो गया? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। बात क्लियर? उपसर्ग की परिभाषा की बात करते हैं तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। बात क्लियर? ठीक, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। बात क्लियर? जैसे परा हमारा उपसर्ग हो गया और इसमें हम क्रम में परा लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा पराक्रम, और जय में परा लगा देंगे या उपसर्ग लगा देंगे तो पराजय हो गया। पराधीन में हम उपसर्ग परा लगा देंगे तो हमारा हो गया पराधीन। भूत में उपसर्ग परा लगा देंगे तो पराभूत हो गया। बात क्लियर? यानी कि उपसर्ग होते हैं वह शब्द के आगे लगते हैं, इसके आगे लगते हैं। ठीक, परा से मिलकर के बने हैं ये हमारे पराक्रम, पराजय, पराधीन, पराभूत। बात क्लियर? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या की बात करें तो 22 होती है। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। और हिंदी में उपसर्ग पूछेगा आपसे तो आपको बतानी है 10 होते हैं। और उर्दू में उपसर्ग की संख्या की बात करें तो 19 होते हैं। बात क्लियर? संस्कृत में कितने होते हैं? 22, हिंदी में 10, उर्दू में 19। ठीक, अब जैसे उपसर्ग एक दो और उपसर्ग देखते हैं हम। जैसे हमने प्रति उपसर्ग लिया। ठीक, क्या लिया हमने? प्रति उपसर्ग। ठीक, प्रति उपसर्ग लिया तो इससे बन गया हमारा प्रतिकूल। ठीक, प्रतिदिन। ठीक, क्या बन गया हमारा? प्रति उपसर्ग से प्रतिकूल, प्रतिदिन। ठीक, और देखते हैं। जैसे जैसे हमने उपसर्ग लिया सो। ठीक, सो उपसर्ग लिया हमने, क्या लिया? सो। इससे बन गया हमारा सुयोग। सुयोग, क्या बन गया? सुयोग। ठीक, तो इस तरीके से हम उपसर्ग को बनाते हैं। उपसर्गों की संख्या हिंदी में 10 होती है, संस्कृत में 22 होती है और उर्दू में 19 होती है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय। उपसर्गों को देखा तो हमने उपसर्ग आगे लगते हैं। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक, और अपने अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रकृति के अनुसार अपने शब्द में, अपने अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे घबराहट में प्रत्यय क्या है? आहट। सजावट में प्रत्यय क्या है? आवट। कहानी में प्रत्यय है आनी। और घुमक्कड़ में प्रत्यय है अक्कड़। और सुंदरता में प्रत्यय क्या है? सुंदरता। ठीक, यानी कि जो शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार उनके अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे जैसे सौम्यता की बात करते हैं। सौम्यता में प्रत्यय क्या है? सौम्यता में प्रत्यय है ता। ठीक, सौम्यता में प्रत्यय है ता। और सजावट में मैंने बता ही दिया आवट प्रत्यय है। और
लौकिक की बात करते हैं तो लौकिक में प्रत्यय क्या है? लौकिक में प्रत्यय है हमारा इक, इक प्रत्यय। ठीक, लौकिक में क्या प्रत्यय है? इक प्रत्यय। जैसे लड़ाई की बात करें तो लड़ाई में क्या है? लड़ाई। ठीक, प्रत्यय क्या है? आई। ठीक, आई प्रत्यय है। ठीक, इस तरीके से हमने आज की वीडियो में क्या क्या कंप्लीट किया था? हमने अक्षर को कंप्लीट किया, अक्षर के बाद में शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और हमने तत्सम, तद्भव, आगत शब्द, देशी शब्द और संकर शब्द, इनको, उपसर्गों को, प्रत्ययों को, इनको हमने जाना था। तो चलिए, इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और अपने हाथों से नोट्स बनाइए। बाकी आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान रखना है। बाकी कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक, बाकी इन चीज़ों से दूर रहकर, और अभी से अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अपने हाथों से नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें। ठीक, तो चलिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।